नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि BHIC 133 सब्जेक्ट कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। BHIC 133 के ये यूनिट है 5। इससे पहले 4 यूनिट में आपको करा चुका हूँ। 134 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो इसकी 4 यूनिट्स कराई थी, उसके बाद अब आती है इसकी यूनिट 5। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट कोड, इसलिए इनकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। बाकी कोर्स को भी हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि 1 मई से आपको हर कोड की रेगुलर क्लास में लेना शुरू कर दूं। 1 मई से हम आपकी सबकी रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, लोधी साम्राज्य से कहानी को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक मुगल साम्राज्य की और अफगान लोगों की। किस तरीके से अफगान शासन में से शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। हुमायूं को हरा के कुछ समय के लिए मुगल शासन को समाप्त करके और सूरी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था, जिसने आपको याद भी होगा हुमायूं को हराया था, है ना। तो उस अफगान की भी बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि मुगल शासन की स्थापना किस प्रकार होती है। देखिए, यहां से कहानी स्टार्ट होती है लोधी साम्राज्य से। दिल्ली सल्तनत का अंतिम अध्याय, इसे हम लास्ट चैप्टर कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? अंतिम वंश था। ये बात आपको याद रखनी है, दिस वाज अंतिम वंश, है ना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? ये अंतिम वंश था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसके बारे में क्या क्या बातें मैंने यहाँ पर आपके लिखी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पेड नोट्स के लिए याद रखिए, व्हाट्सएप पे अगर आप आ रहे हैं तो केवल अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं वहां पर, और आप पेड नोट्स खरीद सकते हैं। बाकी फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। लोधी वंश, जिसे पशुतन शासकों के रूप में भी जाना जाता है, इसने 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद यह वंश खिलजी वंश के बाद क्या आया था? गद्दी पर बैठा था। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कहलाया। महत्वपूर्ण शासक इसमें कितने हुए? 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। बहलोल लोधी, जिन्होंने इस वंश की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी, और ये सिकंदर लोधी के पिता भी थे। कौन थे? बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्हीं के ही बेटे, बहलोल लोधी के बेटे आते हैं सिकंदर लोधी। ये एक शक्तिशाली शासक था जिसने सल्तनत का विस्तार किया। क्या किया था इसने? शक्तिशाली शासक भी था और सल्तनत का विस्तार भी किया। तो ये हो गए कितने शासक? 2 महत्वपूर्ण शासक दिल्ली सल्तनत के। फिर आता है इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक। कहानी इसी से शुरू होती है, क्योंकि 1526 में जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है तो 1526 में क्या होता है दोस्तों? मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। उनका शासन अस्थिर रहा। 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई, पानीपत की क्या हुई? पहली लड़ाई हुई, तो बाबर ने इसे हरा दिया। और याद रखना, युद्ध के दौरान युद्ध स्थल में मौत के घाट उतरने वाला, फिर आप कह सकते हैं मृत्यु प्राप्त करने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ है? आपका इब्राहिम लोधी, क्लियर। और उसकी हत्या करने वाला कौन था? बाबर, क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आगे कहानी क्या कहता है ये? चलिए, इसके पतन के कारणों की जानकारी रखते हैं कि क्यों लोधी वंश का पतन हुआ। कौन से वंश का? लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश का पतन क्यों हो गया? देखिए, पहला है आंतरिक संघर्ष। लोधी वंश कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष से ग्रस्त था, यानी इसके उत्तराधिकारी भी कमजोर थे और आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा था, जो हमेशा से देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य में भी मिलता है औरंगजेब के बाद, और दिल्ली सल्तनत में तो हमेशा ही ये बना रहा कि गद्दी पर मैं बैठना चाहता हूँ, गद्दी पर ये नहीं बैठना चाहिए। इस तरीके का जो आंतरिक संघर्ष होता है। बाहरी खतरे, बाहरी खतरों की बात करें, उन्हें बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य से खतरा था। किससे दोस्तों? जो मुगल साम्राज्य था उससे बढ़ता हुआ क्या था? खतरा था लोधी वंश को। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उससे भी इसका पतन हुआ 1526 में। जब इब्राहिम लोधी पानीपत की पहली लड़ाई में गया तो बाबर से क्या हो गया? हार गया। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है, और मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है? उदय। तो ये था प्रारंभिक मुगल साम्राज्य। किस तरीके से लोधी वंश को हराकर, किस तरीके से लोधी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है कौन? बाबर, क्लियर। इतनी बात आपको याद रहेगी, मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। डन। चलिए, आगे यदि हम बात करें इसी चीज में, तो आप देखेंगे लोधी वंश का प्रशासन, कई बार इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखिए, 1491 से लेके 51 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर इसका शासन रहा। पहला आता है इसका कौन सा शासन? पहला आता है केंद्रीय प्रशासन दोस्तों। पहला कौन सा? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर होता था सुल्तान, जो कि सर्वोच्च शासक माना जाता था। सभी शक्तियों का यह केंद्र होता था कौन? सुल्तान। फिर आता था सुल्तान के नीचे वजीर। वजीर कौन था? मेन एडवाइजर कह सकते हो आप। प्रशासन का प्रमुख भी कौन होता था? वजीर होता था। हम चेस खेलते, चेस में भी वजीर होता है ना, मुख्य कह सकते हैं आप, मेन एडवाइजर कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं किसका? सुल्तान का। उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट यानी विभाग। राज्य को विभिन्न विभागों में बांटा गया था, जैसे सेना विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग और कृषि विभाग। इस तरीके से व्यापार और वाणिज्य विभाग, बहुत तरीके के विभाग थे। अधिकारी में बात करें, प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक अधिकारी को दिया गया होता था, याद रखेंगे। चलिए, तो था केंद्रीय प्रशासन। 4 चीजें केंद्रीय प्रशासन में। दूसरा नंबर आता है किसका? प्रांतीय प्रशासन का।
तो ये बात है लोधी वंश की, जब सल्तनत को कई प्रांतों में बांटा गया था, प्रत्येक प्रांत का शासन एक सीवर चलाता था। कौन चलाता था? सीवर। वैसे आमतौर पर इसे क्या कहा जाता था? गवर्नर कह सकते हैं आप। जो गवर्नर का पद होता है आज के समय में, उस समय सीवर कहते थे। इसे सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था। आज के समय में गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उस समय सीवर को कौन नियुक्त करते थे? सुल्तान। याद रहेगा। सीवर प्रांत में क्या क्या करता था? कानून व्यवस्था बनाए रखना, कर इकट्ठा करना और न्याय प्रदान करना। ये 3 बड़े काम थे किसके? सीवर के। सीवर बोले तो दोस्तों यहाँ पर वो नहीं है जो खुदते हैं, है ना, जो रोडों में डाले जाते हैं सीवर, वाले सीवर नहीं है, नाले वाले। सीवर का मतलब एक सर्वोच्च अधिकारी जो प्रांत प्रमुख के रूप में जाना जाता था। क्लियर? चलिए, लोधी वंश का प्रशासन आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो गांव का शासन मुखिया चलाता था या फिर चौधरी चलाता था। वे करों को इकट्ठा करते थे, विवादों का समाधान करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो काम प्रांतीय प्रशासन में सीवर करते थे, कौन करते थे? सीवर करते थे। वही काम गांव में कौन करते थे? वही काम गांव में करते थे मुखिया आपके। क्लियर? इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में इस्लामी कानून, जिसे शरीयत कहा जाता है, राज्य का मुख्य कानून था। यानी कि न्याय होता था इस्लामी कानून के तहत। और इस्लामी कानून को क्या कहते हैं आम भाषा में? आप सबको मैंने बताया पहले भी, शरीयत कहा जाता है इस्लामी कानून को। ये बात आपको याद रखनी है। काजी। काजी जो होते थे आपको पता है, न्यायाधीशों को क्या कहते थे? काजी कहते थे। उनके प्रमुख को काजी कहते थे। ठीक है। हिंदू कानूनों को भी कहीं कहीं क्या किया जाता था? कुछ मामलों में लागू किया जाता था। तो योगी न्याय व्यवस्था। 3 प्रकार के प्रशासन पढ़े, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। फिर हमने लोधी वंश की न्याय व्यवस्था भी पढ़ ली। अब बात करते हैं लोधी वंश की सेना के बारे में। लोधी सेना में घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और तोपखाने भी थे। साथ साथ सेना को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आग्नेय शस्त्रों का उपयोग किया। आग्नेय शस्त्र आप ये कह सकते हैं तोप वगैरह, इनका इस्तेमाल किया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था? तोप का इस्तेमाल किया था मेवाड़ के किले को या चित्तौड़ के किले को क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। चलिए, तो इस तरीके से होती है लोधी वंश की, आप कह सकते हैं पतन की तरफ जाना लोधी वंश का, उसके प्रशासन का अंत होना। और जैसे ही लोधी वंश के प्रशासन का अंत हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मुगल सल्तनत 1526 से। तो यहाँ से आप कहानी की स्थापना करते हैं मुगल वंश की स्थापना, या फिर प्रारंभिक मुगल पीरियड भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ तक अगर कहानी ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, मुगल वंश जिसे तैमूर वंश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अपने आप को तैमूर के वंशज कहते थे। 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर क्या रहा? इनका शासन रहा। 1526 से लेकर 1857 टाइम पीरियड हो गया। स्थापना करी थी किसने? बाबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इसकी स्थापना की थी। तो पहला शासक कौन हो गया? जहीरुद्दीन बाबर। चलिए, बाबर ने कुछ युद्ध भी लड़े हैं। सारी बातें मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपके लिए बाबर से रिलेटेड मेन लिख दी है, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। 1483 में फरंगना, है ना, फरंगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। 1507 में समरकंद और 1521 में काबुल पर उन्होंने क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। अब आप कहेंगे सर काबुल कहाँ पे था? तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, आप सबको पता ही है। अफगानिस्तान में क्या किया इन्होंने? कब्जा कर लिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को इसने हराया और दिल्ली पर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। 1531 में घाघरा की लड़ाई में, घाघरा की जो लड़ाई है इंपोर्टेंट है, घाघरा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया। अब ये राजपूत संघर्ष वाली बात आ गई कि राजपूतों के साथ किस प्रकार के संबंध इसके रहे। 1532 में आगरा पर विजय प्राप्त कर ली और 1530 में अपनी मृत्यु तक, अरे ये क्या कर रहे हैं, 1532 में आगरा पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? 1530 में मृत्यु हो गई। तो 1530 में अपनी मृत्यु तक भारत पर क्या किया दोस्तों? इन्होंने शासन किया। तो ये पॉइंट हटा देना, आगरा पर विजय वाला, उसमें थोड़ी सन की डिफरेंस है, उसकी सही करेक्शन हम डाल के आपको देंगे। क्लियर? तो ये थी बाबर के बारे में मेन बातें। फिर आता है कौन? अब यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है आप कह सकते हैं एक ऐसा पीरियड जब धीरे धीरे क्या हो रहा था? दिल्ली सल्तनत समाप्त हो रही थी और बाबर अपना क्या कर रहा था? शासन बढ़ा रहा था। तो बाबर को भी हम क्या कह रहे हैं? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कह रहे हैं, है ना। उसने क्या किया? भारत में शुरुआत में आक्रमण किया। और यहां पर हम जो पॉइंट बना सकते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी हेडिंग क्या बना सकते हैं आप? बाबर और राजपूत संबंध, है ना। क्या कहोगे आप इन्हें? बाबर और राजपूत संबंध। तो देखिए क्या संबंध रहे। बाबर ने क्या किया? राजपूत राज्यों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े। युद्ध का परिणाम ये निकला कि जिसमें राजपूतों ने बाबर के साथ कई बार क्या किया? गठबंधन किया और अन्य तरीकों से भी क्या किया? उसका विरोध किया। चलिए प्रमुख लड़ाइयां मैं बताता हूं। पहली लड़ाई को छोड़ दे तो बाकी सभी लड़ाइयां किससे हुई हैं? किसी न किसी राजपूत से आपको देखने के लिए मिलेगी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने लड़ी थी, मैंने बताया था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दूसरी जो लड़ाई है घाघरा की लड़ाई, ये जो थी, इस लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया, जो कि उस समय मेवाड़ के राजा थे।
चंदेरी की लड़ाई, जो तीसरी लड़ाई हुई चंदेरी की लड़ाई, इस लड़ाई में बाबर ने मेवाड़ के जो राणा विक्रमादित्य है उनको हराया और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी हराया। तो ये कुछ लड़ाइयां थी, एक तो राणा सांगा के साथ और एक राणा विक्रमादित्य के साथ, यानी मेवाड़ के खिलाफ। स्पेशली यदि बात करें तो बाबर के राजपूत संबंधों में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है, आपका मेवाड़ हो सकता है। मेवाड़ आपको पता है कहां पर है, राजस्थान में, जयपुर के पास। ठीक है दोस्तों, जयपुर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर। डन। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्लियर। तो ये था बाबर और राजपूत संबंधों का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। फिर आता है आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूछे क्यों? क्योंकि हुमायूं एक तरफ हो गया कहां से, मुगलों की तरफ से, है ना भाई। मुगल शासन में कौन हो गया, हुमायूं, जो कि बाबर का क्या था, पुत्र था। शेर शाह सूरी कौन था, अफगान शासक था। आप कह सकते हैं ये अफगान था, जिसने क्या किया, मुगल सूरी संघर्ष का उदाहरण दिया। देखिए, हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। शेर शाह सूरी अफगान सूर वंश के संस्थापक थे। अफगान में कौन से वंश के संस्थापक थे, सूर वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। हुआ क्या था, जब हुमायूं बाबर के बाद गद्दी पर बैठे थे तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर साबित हुए, और शेर शाह सूरी ने आकर उन्हें हराकर क्या कर दिया था, आप कह सकते हैं भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। क्लियर। देखिए, हुमायूं कौन थे, बाबर के पुत्र थे, उसके उत्तराधिकारी से। 1530 में गद्दी पर बैठे, 1540 में शेर शाह सूरी ने क्या कर दिया, इनको हरा दिया। ठीक है, और भारत से निर्वासित भी कर दिया, नहीं भारत से आप कह सकते हैं भगा दिया। 1555 में दिल्ली में वापस लौटे 15 साल बाद, और अपनी मृत्यु तक क्या किया इन्होंने, शासन किया। तो आप ये कह सकते हैं कि 1530 में तो ये गद्दी पर बैठते हैं, 1530 में तो इन्हें क्या मिलती है, गद्दी बैठने के लिए। 1540 में इन्हें शेर शाह सूरी क्या कर देता है, हराकर भगा देता है। और 1555 में, 15 साल के पीरियड में क्या करते हैं, 1555 में ये अपनी गद्दी को वापस हासिल कर लेते हैं। ये 3 इंसिडेंट आपको याद रखने। 1540 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुई तो हुमायूं को हरा दिया किसने, शेर शाह सूरी ने। 1545 में एक दुर्घटना में क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक समझ में आई कहानी, नहीं आया कहेंगे बिल्कुल सर। अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक सुधारों के लिए वो जाना जाता था, कौन, शेर शाह सूरी। जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड की जो बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था, उसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। क्लियर। तो ये था हुमायूं और शेर शाह सूरी संघर्ष। तो उम्मीद है इस चैप्टर में मेन बातें आपको समझ में आएगी। चलिए इस युद्ध को एक बार ध्यान से देखते हैं। 1540 में पानीपत की एक दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें एक तरफ तो थे कौन, शेर शाह सूरी, और दूसरी तरफ थे हमारे हुमायूं। तो इस तरीके से अगर ये सूरी वंश चल जाता तो 1540 में क्या होता दोस्तों, 1540 में 14 साल बाद ही मुगल वंश खत्म हो जाता। लेकिन हुमायूं ने बहुत ताकत दिखाई, और 1555 में हुमायूं ने फिर क्या किया, दिल्ली पर वापस विजय प्राप्त कर लिया, और अपनी मृत्यु तक यानी 1556 तक इसने 1 साल तक शासन किया, अपनी मृत्यु तक। हुमायूं को भारत से निर्वासित भी कर दिया गया था उस समय, और कई वर्षों तक वो क्या क्या भारी पड़ा रहा। मुगल सूरी युद्ध 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। तो याद है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक बार बीच में इस पूरे मुगल शासन में एक बीच में शेर शाह सूरी भी आता है, जो 1540 में विजय प्राप्त करके और 1555 में हार जाता है, किससे, हुमायूं से। क्लियर दोस्तों। तो ये था आरंभिक मुगल साम्राज्य और अफगान युद्ध। उम्मीद है चैप्टर और ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बने तो अगले चैप्टर में बात करेंगे। इससे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी चैप्टर वाइज करा रहे तो सब कराकर हम चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।